हम्म। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम त्रिलोकीनाथ। और हमने लास्ट 2 वीडियोज में जो रेडियो एक्टिवता के लिए थी, उनमें हमने क्या क्या देखा। रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिव किरणें जो निकल रही हैं उनके गुण क्या हैं, ठीक है, उनकी विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रकृति कैसी है, उनके गुण क्या हैं, इतनी बातें हम लोगों ने देख ली। ठीक है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें जो निकल रही हैं उनके गुण क्या हैं, ये भी हमने देखा। अब हम आगे जो भी बचा है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और ये लास्ट वीडियो होगी। अब हम देखेंगे कि जो अल्फा बीटा कण और जो गामा किरणें हैं उनकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है बच्चों? अल्फा गामा बीटा कण व गामा किरणों की तुलना। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेंगे। तो पहले गुण, फिर अल्फा कण, फिर बीटा कण और गामा किरणें। ठीक, तो पहला गुण इसकी प्रकृति, पहला गुण है प्रकृति। तो अल्फा कण की प्रकृति कैसी है भाई? ये आपका कैसा होता है, क्या होता है ये? तो एक्चुअली आपका जो अल्फा कण है वो क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है ना। अल्फा कण आपका क्या है? हीलियम का नाभिक होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? 2He4। ठीक। बीटा कण आपका क्या होता है? ये पढ़ ही चुके हो आप लोग, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही आपके बीटा कण होते हैं। गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना। गामा किरणें आपकी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? गामा फोटान बोल देंगे, है ना। ये तो इसकी प्रकृति हो गई। अब आते हैं आवेश पर। आवेश की क्या तुलना है? ठीक है, तो आप सबको पता है कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है भाई? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसका 2 टाइम्स, यानी प्लस का 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और बीटा कण ये वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन ही है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और आपकी जो गामा किरणें हैं उन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो गामा किरणों पर आवेश क्या होगा? कुछ नहीं, यानी शून्य आवेश हो गया। अब इसका जो रेस्ट मास है, यानी विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान। तो अल्फा कण का विराम द्रव्यमान क्या होता है भैया? ये होता है आपका 6.645 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और बीटा कण का विराम द्रव्यमान क्या है? बीटा कण का विराम द्रव्यमान आपका है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक। गामा किरणें ये कोई कण है नहीं, किरण है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा? शून्य। गामा किरणों का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। हाँ, इसके वेग देखते हैं।
वेग में क्या तुलना है? तो अल्फा कणों का जो वेग होता है वो क्या होता है? ये होता है 1.4 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के से 2.2 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड तक। ठीक है, इसका वेग 1.4 गुणे 10 मीटर प्रति सेकंड से 2.2 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। बीटा कण जो है इनका वेग क्या होता है? तो इनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1% से 99% तक, है ना, पहले ही बता चुके हैं। गामा किरणें जो होती हैं इनका वेग क्या होता है? तो जो गामा किरणें हैं उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है ना। इसका वेग क्या है? प्रकाश के वेग के बराबर, है ना। प्रकाश का वेग आप सबको पता है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब इसकी आयनीकरण क्षमता देखिए। आयनीकरण क्षमता की तुलना, तो आपके जो अल्फा कण होते हैं इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इसकी जो अल्फा कण की आयनीकरण क्षमता है वो बीटा कण से 100 गुनी होती है ना, और सबसे ज्यादा होती है ना। यानी ये आपकी सबसे अधिक। अगर गामा कण से गामा किरणों से देखें तो 10,000 गुनी होती है। जो बीटा कण है इसकी आयनीकरण क्षमता क्या है? गामा किरणों से 100 गुनी होती है ना। तो आपका जो बीटा कण है इसकी आयनीकरण क्षमता गामा किरण से 100 गुनी, 100 टाइम। ठीक है। और जो गामा किरणें हैं इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम यानी न्यूनतम बोल सकते हैं। तुलना के बेसिस पे अगर देखें तो ये सबसे कम है। अब अगली है वेधन क्षमता। वेधन क्षमता की तुलना कर लें भाई। अब जो आपके अल्फा कण है इनकी वेधन क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है ना। आपके जो अल्फा कण है इनकी वेधन क्षमता सबसे कम यानी न्यूनतम होती है। जो बीटा कण है इनकी जो वेधन क्षमता है वो आपके अल्फा कणों से 100 टाइम्स ज्यादा होती है यानी 100 गुनी ज्यादा। अल्फा कणों से 100 गुनी अधिक। अगर गामा किरणों की बात करें तो इनकी वेधन क्षमता जो होती है वो बीटा कणों से भी 100 गुनी अधिक होती है और सबसे ज्यादा है ना। यानी बीटा कणों से 100 गुनी अधिक, और ये सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक, बराबर। तो ये आपकी तुलना हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। बेटा एक मिनट इसको इरेज करना है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? रेडियो एक्टिव क्षय, है ना। क्या है? रेडियो एक्टिव है, या फिर अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव
डिके। तो ये क्षय क्या है भाई? रेडियो एक्टिव क्षय क्या है? अब आपका जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है बेटा, उससे क्या है, अल्फा, बीटा कण और गामा किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती है ना। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उससे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उस रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या होती है, कमी होती जाती है ना। जिससे आपका जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो नए तत्व में बदल जाता है ना। आपका जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो नए तत्व में बदल जाता है और उसका क्षय हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया, उसका क्षय हो गया। ठीक है, पहले जितना रेडियो एक्टिव पदार्थ था जिस तत्व का, अब वो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करके वो नए तत्व में बदल गया, जिससे क्या हुआ, उसका क्षय हो गया। और जो ये घटना है इसी को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि जो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण, गामा बीटा कण व गामा किरणों का उत्सर्जन होता रहता है ना। अब उत्सर्जन होता रहता है तो क्या होगा, इससे जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक में क्या होगी, कमी होती जाएगी, है ना, या बदल जाएगी। जिससे पदार्थ के परमाणु के भार एवं परमाणु क्रमांक में क्या होगी बेटा, कमी हो जाएगी या बदल जाते हैं ना, क्रमांक बदल जाते हैं ना। बदल जाते ही लिखेंगे क्योंकि बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाती है, तो केवल कमी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे कि पदार्थ के परमाणु के भार एवं परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं, है ना। तो क्या है, अब बदल गया तो क्या होगा, इसका क्षय हो गया। इस प्रकार रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या हो गया बेटा, क्षय हो जाता है। क्षय यानी डिके। ठीक है, हम्म। अब क्षय हो गया तो क्या हो गया, इससे किसी नए तत्व का जन्म हो जाएगा, है ना। क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व का जन्म हो जाता है। ठीक है, नया तत्व पैदा हो गया भाई रेडियो एक्टिव क्षय की वजह से। इसी घटना को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय, या फिर इसको रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं, है ना। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन
है ना। तो क्षय क्या है भाई, क्लियर है? ठीक है। अब एग्जाम्पल से देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यूरेनियम का एक परमाणु है। अगर ये देखें कि यूरेनियम का एक परमाणु है आपका, यूरेनियम के एक परमाणु से अल्फा कण निकलने पर ये किस में बदल जाता है भाई, थोरियम में बदल जाता है ना। थोरियम के परमाणु में बदल जाता है ना। रिएक्शन से देखो, अब आपका क्या है, 92 यूरेनियम 238। ठीक, इससे हमें क्या निकालना है, एक अल्फा कण है ना, अल्फा कण निकालना है। अल्फा कण वास्तव में क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपका क्या है, 2He4, ये निकल गया। तो क्या बचेगा भैया, इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी, है ना। यानी किसी यूरेनियम के परमाणु से जब एक अल्फा कण निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, थोरियम मिलेगा, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 90 और परमाणु भार 234 होता है। ठीक है। अब ये अगला जो नया तत्व है, यानी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब कोई कण निकला, अब वो किसी नए तत्व में बदल गया। अब नया तत्व अगर रेडियो एक्टिव है तो उसका फिर से विघटन हो जाए। क्या होगा, नया तत्व जो मिला वो अगर रेडियो एक्टिव है तो उसका विघटन फिर से हो जाएगा। और ये विघटन कब तक होता रहेगा, जब तक कि प्राप्त होने वाला जो परमाणु है वो एक अस्थाई तत्व न हो, है ना। ये जो रेडियो एक्टिव क्षय की घटना है ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमें कोई अस्थाई तत्व नहीं मिल जाता। ठीक है। तो आपका जो थोरियम है ये भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब इसका फिर से विघटन होगा। तो जो थोरियम है इससे क्या निकलेगा भैया, इससे निकलेगा आपका एक बीटा कण, एक बीटा कण निकला। यानी बीटा कण का रिप्रेजेंटेशन क्या है, -1 बीटा 0। तो इससे क्या होगा, बीटा कण निकलेगा तो ये बदल जाएगा एक नए तत्व में 91, है ना। और ये नया तत्व क्या है, प्रोटेक्टेनियम। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपका Pa है, 200। ठीक, थोरियम से बीटा कण निकला, ये बदल गया प्रोटेक्टेनियम में, जिसका परमाणु क्रमांक 91 है और परमाणु भार 234। अब ये भी रेडियो एक्टिव है। अब इसका विघटन कब तक होता रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये अस्थाई तत्व में न बदल जाए। तो सबसे भारी जो अस्थाई तत्व है वो होता है आपका लेड, है ना, 82 Pb 206, है ना। ये जो है ये आपका क्या है, सबसे भारी अस्थाई तत्व, है ना। आपकी जो आवत सारणी है जो 82 Pb 206 यानी लेड है, सीसा जिसको बोलते हैं, सीसा से आगे के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या है बच्चा, रेडियो एक्टिव हैं। और उनका रेडियो एक्टिव विघटन होता रहता है और वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होंगे, सीसा यानी 82 Pb 206 में। इसीलिए प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका लेड पाया जाता है, क्योंकि इस नेचर में जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होते हैं, सीसे में। इसलिए प्रकृति में सीसा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। आपकी जो ये रेडियो एक्टिव क्षय की घटना है, यानी ये क्या है, स्वतः
उत्सर्जित होने वाली किरणें हैं। इन पे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक चेंज के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी अगर प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो यहाँ कोई भी चेंज होने वाला नहीं है ना, या यानी इसको ना तो हम धीमा कर सकते हैं ना तो तेज कर सकते हैं कोई भी परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो केमिकल परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन है वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना, और ये जो नाभिकीय उत्सर्जन की घटना है, नाभिक से जो किरणें उत्सर्जित होती हैं, ये लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो इसमें छोटा मोटा परिवर्तन करने से कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एक मिनट बेटा। अब हमने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो क्षय हो रहा है वो कणों का उत्सर्जन करके नए तत्व में बदल रहा है और अंततः वो शीशे में बदल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर कोई भी मान लो रॉक है यानी चट्टान है, अब उसमें वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया कि जिस चट्टान में शीशे की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब वो चट्टान सबसे पुरानी है ना। इसका सबूत यही है ना, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो अंततः शीशे में बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चट्टान जिसमें शीशा सबसे ज्यादा है उसके पुराने होने का वो गवाह है, सबसे अधिक पुरानी। ठीक है, और जो ये प्रक्रिया है ये क्या है, सांख्यिकीय प्रक्रिया है। जो आपका रेडियो एक्टिव विघटन है वो क्या है, सांख्यिकीय अभिक्रिया है। अब सांख्यिकीय अभिक्रिया क्या होती है, यानी जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें जितने भी परमाणु हैं, कौन से परमाणु का विघटन कब होगा ये हम नहीं कह सकते है ना, कब किसका होगा इसका कोई पता नहीं। ठीक है, ये बात हुई। अब आगे आते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड एवं सोडी ने एक नियम दिया, तो उस नियम की बात करते हैं ना। क्या है भैया, रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड व सोडी का नियम। तो भैया इस रेडियो एक्टिव क्षय के संबंध में रदरफोर्ड एवं सोडी ने एक अपना नियम दिया, और इनका नियम क्या कहता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें भाई बहुत सारे परमाणु होंगे। कोई भी पदार्थ होता है तो उसके अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं ना, क्योंकि आपका जो पदार्थ होता है वो किससे, परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। तो इनका नियम क्या कहता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, अब आपका जो रेडियो एक्टिव क्षय है वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसका जो रेडियो एक्टिव क्षय है उस समय उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जितने ज्यादा परमाणु होंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ में, रेडियो एक्टिव क्षय भी उतना तेज होगा, है ना। अब जैसे मान लो घर में आलू खूब सारा है तो बहुत तेजी से यार खत्म होता है ना। जितना ज्यादा सामान होता है उतना जल्दी खत्म हो जाता है। थोड़ा थोड़ा लेके आओ तो ज्यादा दिन तक चलेगा, है ना। बहुत सारा सामान लेके आओ तो क्या होगा, उसका खात्मा जल्दी हो जाएगा, सब खा पी के खत्म, है ना। तो ठीक वैसे ही जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके जो क्षय होने की दर है वो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इनके नियम के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इनका नियम है कि रेडियो एक्टिव क्षय होने की दर रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, दर क्या मिलेगी, यदि किसी क्षण, है ना, कोई भी समय मान लें, किसी क्षण t पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या है बेटा, कैपिटल N, कुछ मान लिया हमने, है ना, तथा t प्लस dt समय बाद संख्या क्या हो गई, मान लीजिए n माइनस dn हो, है ना। जब dt समय बाद क्या देखा गया कि जो परमाणुओं की संख्या है वो घट करके n माइनस dn हो गई, है ना। तब परमाणुओं के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर क्या होगी भैया, ये दर हो जाएगी आपकी माइनस dn अपान dt। माइनस क्यों है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या घट रही है। ठीक है, ये होगी। अब इनका नियम क्या कह रहा था कि जो दर होगी वो रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। तो इसका मतलब अतः रदरफोर्ड व सोडी के नियमानुसार जो दर है बच्चा आपकी क्या है, dn अपान dt, ये क्या होगी, परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी, है ना। अब अगर यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो क्या मिलेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, माइनस dn अपान dt इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा क्या है, एक नियतांक है। इसको क्या कहते हैं, इसको रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक बोलते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है क्षय नियतांक, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट। ओके, और ये जो क्षय नियतांक होता है इसका जो मान है वो एक ही तत्व के लिए तो निश्चित होता है, लेकिन विभिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है ना।
यानी कोई एक ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसके लिए लैम्डा का मान निश्चित होगा, और अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए लैम्डा जो 6 नियतांक है इसका मान अलग अलग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो एक मिनट बेटा आगे चलेंगे। तो हमने क्या निकाला भाई, रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार क्या मिला हमें, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर है वो लैम्डा एन मिला। लैम्डा क्या बताया था अभी, ये 6 नियतांक है। इसका मान एक ही रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए नहीं समान होता है और अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, अब हम ये देखें कि स्टार्टिंग में अगर परमाणुओं की संख्या कुछ मान ली जाए तो हम ये मान लें, यदि स्टार्टिंग यानी जो टाइम हो क्या हो, 0 हो, जहां से स्टार्ट करना हो तो समय 0 मान लेते हैं ना। यदि t बराबर 0 समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या n नॉट है ना, कुछ मान लिया हमने भाई, t बराबर 0 पर हमने n नॉट मान लिया है ना। तो समय t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुछ यन है यन होगी, और ये यन कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो आपका क्या मिला, ये देखो, जो रदरफोर्ड और सोडी के नियमानुसार dN/dt इज इक्वल टू क्या है भैया, लैम्डा एन है ना। तो माइनस को आप इधर ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, dN/n को इधर ले आओ नीचे, और ये लैम्डा dt इधर ले जाओ और ये माइनस भी इधर ले आओ, है ना। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो हम दोनों पक्षों में समाकलन करने को ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dN/n और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dt, है ना। ये हो जाएगा आपका। अब लैम्डा भाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक, अब 1/n dn का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log n है ना, बेस ई। ये हो जाएगा आपका log n बेस क्या होगा, ई होगा। ठीक है, क्योंकि आपने फार्मूला देखा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx जो होता है वो log x होता है बेस ई का, तो वही फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, है ना। और ये माइनस लैम्डा, और dt का क्या हो जाएगा भैया, तो dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t हो जाएगा। और जैसे जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग अवकलन, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन में हमारा एक कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, समानुपात, सॉरी, ये है आपका समाकलन, इसको बोलते हैं समाकलन नियतांक। क्या है आपका, ये समाकलन नियतांक होता है।
अब इसकी वैल्यू हम फाउंड आउट करनी है भाई। अब हमें देखो t बराबर 0 समय पर परमाणुओं की संख्या क्या है, t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या क्या है, n की वैल्यू आपका n नॉट है ना। अब t बराबर 0 रखोगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। इसको समीकरण 1 मान लो। रखो समीकरण 1 में t बराबर 0 रखने पर, t की वैल्यू 0 रखो तो इधर क्या मिलेगा, n जो है आपका n नॉट हो जाएगा और ये फंक्शन 0 हो गया, यानी a आपका क्या मिला, log n नॉट बेस e। अब a का मान रख दो यहाँ पे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान रखोगे तो क्या मिलेगा भैया, log e बेस n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log e n नॉट, है ना। तो इसको इधर ले आओ, log n बेस e माइनस log n नॉट बेस e बराबर क्या मिलेगा आपको, लैम्डा टी। अब हमें पता है log की प्रॉपर्टी से कि जो log x माइनस log y जो होता है वो क्या होता है, log x अपान y होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा log n अपान n नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस लैम्डा टी है, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब log जब हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, n अपान n नॉट की वैल्यू e की पावर माइनस लैम्डा, है ना। ये जो है log का जो मान है n अपान n नॉट वो बराबर क्या हो जाएगा, इसके log के बेस और जो बराबर में है ये इसके पावर में चला जाएगा, है ना। ये log की प्रॉपर्टी है। तो n अपान n नॉट बराबर क्या मिला, e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां से n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। यानी अगर t बराबर 0 समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थों की रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या n नॉट है, तो t समय पश्चात जो परमाणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, इससे मिलेगा हमें n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। एक्सपोनेंशियली ये घटेगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब आगे चलेंगे, 1 मिनट बच्चा। बच्चा आ जाइए। अब हमने ये देख लिया कि t समय पश्चात जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या है वो इस फार्मूले से मिली। अब अगर सक्रियता की बात करें कि यदि t बराबर 0 व t समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता R नॉट व RT हो, तब अब सक्रियता क्या है भाई, रेडियो एक्टिव सक्रियता, सक्रियता पदार्थ के जो क्षय होने की दर है उसी को क्या कहते हैं, सक्रियता। अब जो क्षय होने की दर है वो क्या है, परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सेम ऐसा ही फार्मूला हमें सक्रियता का मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब तब t समय पश्चात पदार्थ की जो सक्रियता होगी RT क्या होगी भैया, पहले की सक्रियता का इतना हो जाएगा, है ना। RT इक्वल टू
आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इतना क्लियर है। अब आएंगे अर्ध आयु पर। इसको मैं एज कर देता हूं, एक मिनट बेटा। अर्ध आयु, जैसे नाम ही है अर्ध आयु यानी आधी आयु। कोई भी पदार्थ कितने समय, है ना, जो प्रारंभिक पदार्थ का आधा बचे, है ना, वही क्या होगी, उसकी हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु होगी। अर्ध आयु का मतलब क्या है, वो समय जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाए, आधा रह जाए। तो जितने समय में ऐसा होगा, यानी रेडियो एक्टिव क्षय होते होते कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिस समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का केवल आधा बचेगा, वो समय उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ, वो हाफ लाइफ हो जाएगी, है ना। अर्ध आयु, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, है ना, जितने समयांतराल में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा, है ना, मात्रा यानी उसमें जो परमाणु हैं उनकी संख्या, यानी मात्रा ही क्या है, पदार्थ की मात्रा ही है परमाणुओं की संख्या। ठीक, वो क्या हो जाए, जितने समयांतराल में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा यानी परमाणुओं की संख्या विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है ना, आधा रह जाएगा, तो ये समयांतराल जो है उस, है ना, तो ये जो आपका समयांतराल है, इस समयांतराल को उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अर्ध आयु। ठीक है, ये हो गई अर्ध आयु। हाँ, ये जो अर्ध आयु होता है, इसका जो मान होता है वो एक ही तत्व के लिए क्या होगा, निश्चित होगा, और अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होगा। तो इसमें हम आगे लिख सकते हैं कि किसी, हाँ, किसी एक तत्व के लिए अर्ध आयु का मान निश्चित व अलग अलग तत्वों के लिए
अलग अलग होता है। हाँ तो भाई अर्धायु क्लियर है ना। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए वो समय अंतराल क्या कहलाएगा, उसकी अर्धायु कहलाएगा। और अर्धायु का मान एक ही तत्व के लिए समान होगा और विभिन्न तत्वों यानी अलग अलग तत्वों के लिए ये विभिन्न होगा यानी अलग अलग होगा। क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक। क्षय नियतांक क्या है आपका, लैम्डा। और अर्धायु को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं ना में। ठीक है, इसको हम किससे, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्धायु कैपिटल टी तथा क्षय नियतांक लैम्डा में संबंध। तो भाई संबंध क्या है, अब रदरफोर्ड व सोडी का नियम क्या था, उन्होंने क्या बताया, फार्मूला क्या मिला था आपको, ये मिला था है ना कि अगर यदि t बराबर 0 हुआ, t समय पर रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या n0 व n है, तब रदरफोर्ड व सोडी के अनुसार क्या मिला था बेटा आपको, n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। अब अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, अब अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि यदि जो टी है वो आपका हाफ लाइफ यानी कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या है बच्चा, अर्ध आयु, अर्ध आयु के बराबर ले लें तो आपका जो एन होगा वो क्या होगा, एन नॉट के बराबर, सॉरी एन नॉट बाई 2 हो जाएगा, है ना। पदार्थ की जो मात्रा यानी जो परमाणुओं की संख्या है वो एक अर्धायु के पश्चात क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। तो टी स्मॉल टी को अगर हम अर्धायु यानी कैपिटल टी के बराबर मान लें तो जो परमाणुओं की संख्या है वो प्रारंभिक मात्रा जो एन नॉट है उसका आधा रह जाएगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, यानी एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, एन नॉट बाई 2 एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू कैपिटल टी, यही तो मिलेगा। अब एन नॉट से एन नॉट क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको हाफ ई की पावर माइनस लैम्डा टी, हाफ इसको लिख सकते हो अपन ई की पावर लैम्डा टी, नीचे ले आओ तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बराबर मिलेगा ई की पावर लैम्डा टी। इसको कन्वर्ट कर लो लाग में, अब लाग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका log 2 बेस ई इक्वल टू लैम्डा कैपिटल टी, है ना। यानी आपका जो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी बराबर log 2 बेस ई अपॉन लैम्डा, यही हो गया, है ना। log 2 की वैल्यू जो होती है आपकी वो क्या होती है बच्चा, वो होती है 0.002
6931/11। तो यही आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध हो गया। ठीक है, ये रिलेशन ही आपका किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु और उसके क्षय नियतांक में संबंध है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसको इरेज करेंगे और आगे चलेंगे। 1 मिनट बच्चा। आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब इसमें आपका जो बचा है वो है सिर्फ किसी भी नाभिक से अल्फा बीटा कणों और गामा किरणों के बाद उत्सर्जन जो होता है उससे परिवर्तन क्या होता है, उत्सर्जन की व्याख्या करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, नाभिक से अल्फा गामा बीटा कणों व गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या, है ना। तो भाई उत्सर्जन होने पे क्या होगा, तो एक एक का देखेंगे भाई। पहले आप आ जाइए अल्फा उत्सर्जन। अल्फा कण जब उत्सर्जित होगा तो क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है बेटा, 2He4, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन आपका 2He4 है, हीलियम का ये नाभिक होता है। यानी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जब उससे अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो वास्तव में क्या होगा, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। यानी उससे जो नया तत्व आपका बन रहा है वो जो बनेगा उसका परमाणु क्रमांक पहले वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु क्रमांक से 2 कम, और उसके परमाणु भार, उसका जो परमाणु भार होगा नए तत्व का, उसका पुराने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी पुराने तत्व के परमाणु भार से 4 कम होगा, है ना। तो यहां क्या है इसकी व्याख्या, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है ना। इसका मतलब कोई भी आपका एक रेडियो एक्टिव पदार्थ था X, है ना, उसका परमाणु क्रमांक Z था और परमाणु भार कुछ A ले लो, एटॉमिक भार, है ना। अब इससे हमने क्या निकाल दिया, एक अल्फा कण निकाल दिया, है ना, माइनस एक अल्फा कण निकाल दिया। अल्फा कण वास्तव में क्या होता है, 2He4 होता है, ये इससे निकल गया। तो बचेगा क्या भैया, बचेगा Z माइनस 2A-4, यानी अब ये Y तत्व में परिवर्तित हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक पहले वाले तत्व के परमाणु क्रमांक से 2 कम और परमाणु भार पहले वाले तत्व के परमाणु भार से 4 कम हो गया। ठीक है, ये है आपका अल्फा उत्सर्जन की व्याख्या। ठीक है, अब बीटा उत्सर्जन पे आते हैं। अब हम आएंगे बीटा उत्सर्जन।
ठीक है। आपको पता है कि जो बीटा है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बीटा कण का? ऐसे लिखते हैं -1 बीटा 0, है ना। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जब उससे एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है ना। क्या है भैया? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन होने पर उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है ना। जब कोई बीटा कण उत्सर्जित होगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और परमाणु भार अपरिवर्तित रहेगा, है ना। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अब इससे हमने क्या निकाल दिया? एक बीटा का, है ना, -1 बीटा 0। तो जो नया जो तत्व बनेगा वो क्या होगा? ये वाला। कोई भी तत्व बने उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा और परमाणु भार सेम रहेगा। अब बीटा कणों के जो उत्सर्जन की व्याख्या है ये पाउली ने 1932 में समझाया। 1932 में एक साइंटिस्ट थे, कौन? पाउली, है ना। इन्होंने बीटा उत्सर्जन की व्याख्या को लेकर के क्या बताया कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होने वाला होता है तो वास्तव में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन आपका बदल जाता है किसमें? एक प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन की वहां उत्पत्ति हो जाती है और हमें बीटा कण उत्सर्जित होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूट्रॉन है ये किसमें बदलेगा? आपका एक प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है वास्तव में भैया? हाइड्रोजन का नाभिक होता है, तो उसको 1H1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1P1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ठीक है, दोनों प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहां पे एक कण होता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या होता है? इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एक एंटी न्यूट्रिनो की उत्सर्जन होता है। ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये विकिरण होता है, इसमें न तो कोई मास होता है न तो कोई आवेश होता है, बस ये विकिरण है एक। ठीक है, तो इन्होंने क्या सुझाया भाई पाउली ने कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन में बदल जाता है और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो की उत्पत्ति होती। अब इसका उत्सर्जन हो जाएगा, बीटा कण का उत्सर्जन हो जाएगा। तो क्या हुआ? न्यूट्रॉन आपका बदल गया प्रोटॉन में। अब जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। और न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में बदला है। जो परमाणु भार होता है वो वास्तव में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके होता है। तो न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में बदला है, यानी परमाणु क्रमांक में कोई भी वृद्धि और कमी नहीं होगी, सिर्फ इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब जो बीटा कण है, अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली बीटा कणों की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है ना। एक ही रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से उत्सर्जित होने वाले जो बीटा कण है उनकी जो ऊर्जा होती है वो
रैंडम होती है ना, ये कुछ भी हो सकती है। एक जीरो गतिज ऊर्जा से लेकर के अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में कुछ भी होता है। अब किसी भी नाभिक से जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो संवेग संरक्षण को हाँ, जो ऊर्जा संरक्षण है उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ इन्होंने एक एंटी न्यूट्रिनो की कल्पना कर ली पाउली ने। अब कोई भी बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है तो उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होगा। अब आपका जो नाभिक है, जब तक उससे कोई उत्सर्जन नहीं हो रहा है तब तक उसका जो संरक्षण ऊर्जा होगा, संवेग होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। और जब बीटा कण निकला उसके साथ क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो नाभिक, बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो तीनों का जो संवेग होगा मिला करके क्या होगा, फिर से शून्य होगा। तो संवेग को संरक्षित करने के लिए ही इन्होंने एंटी न्यूट्रिनो की कल्पना की, जो एक प्रकार का विकिरण है जिसमें न तो कोई मास होता है न कोई आवेश होता है। तो ये आपका हो गया बीटा उत्सर्जन। ठीक है, एक मिनट बेटा। आ जाइए भैया। अब है गामा उत्सर्जन। क्या बचा आपका, गामा उत्सर्जन। तो भाई जब किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई भी कमी या कोई भी वृद्धि नहीं होती, क्योंकि इसका उत्सर्जन अल्फा और बीटा कणों के साथ होता है। तो पहले एक लाइन हम देखेंगे, लिख लेंगे कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरणों के उत्सर्जन के पश्चात उसके परमाणु क्रमांक व परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, वास्तव में जो गामा किरणें हैं वो अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन के साथ ही उत्सर्जित होती। क्यों उत्सर्जित होती है? अब किसी नाभिक से मान लीजिए कोई अल्फा कण निकला या फिर कोई बीटा कण निकला, तो क्या होता है, वो नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है। अब तुरंत ही वो क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में ज्यादा देर टिकेगा नहीं, तो तुरंत ही वो सामान्य ऊर्जा स्तर में आएगा और उच्च ऊर्जा स्तर से लेकर जो सामान्य ऊर्जा स्तर है उसके बीच की जो ऊर्जा है उसके डिफरेंस के बराबर ये गामा किरण निकाल देगा। उतनी ऊर्जा का गामा किरण उत्सर्जित कर देता है ना। और जैसे परमाणुओं में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। इसकी प्रयोग द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है ना। इसीलिए आपकी जो गामा किरणें हैं वो अल्फा कण और बीटा कण के उत्सर्जन के साथ ही उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्या होता है, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से जब कोई अल्फा कण निकला या फिर कोई बीटा कण निकला, तो जिस नाभिक से अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है वो नाभिक क्या है भैया, उच्च ऊर्जा स्तर में रह जाता है ना। तो वो तुरंत ही क्या होगा, अपने सामान्य ऊर्जा स्तर में वापस आएगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर और सामान्य ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा का अंतर है, उस ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का गामा विकिरण रिलीज कर देता है। ठीक है, तुरंत ही। इसीलिए अल्फा और बीटा कण के साथ गामा किरण का उत्सर्जन होता है। और गामा किरणों के उत्सर्जन से रेडियो एक्टिव तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती। ठीक है, ये इतनी बात है। ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक बेटा, क्लोज करते हैं। थैंक यू बच्चों सभी को।